हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले टॉपिक स्टैम्प्स के बारे में आज जानेंगे। और ये टॉपिक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में भी है, तो ये टॉपिक दोनों जगह से कवर होता है। और आज की चर्चा में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को, यानी कि ये वीडियो होगी एमसीक्यू बेस्ड। और ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, तो इस पर प्रश्न भी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में कम देखने को मिले हैं। और लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से मतलब है कि 2019 और 2020 में जितने भी प्रश्न जिस तरीके से भी पूछे गए थे, उन सबको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टीम के द्वारा बनाए गए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद टीम ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कमर्मेटिव स्टैम्प्स आर नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग, यानी कि जो स्मारक स्टैम्प्स होती हैं, कमर्मेटिव स्टैम्प्स होती हैं, वो निम्नलिखित में से कहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं। ऑप्शन एक में है फिलेटली ब्यूरो, ऑप्शन बी में है फिलेटली काउंटर, ऑप्शन सी में स्टैम्प्स काउंटर, ऑप्शन डी में फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट। तो जो स्मारक स्टैम्प्स हैं या कमर्मेटिव स्टैम्प्स हैं, वो फिलेटली ब्यूरो, फिलेटली काउंटर और फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के तहत उपलब्ध होती हैं, लेकिन स्टैम्प्स के काउंटर पर ये उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दीनदयाल स्पर्श योजना इज रिलेटेड विद, दीनदयाल स्पर्श योजना है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन एक में है प्रमोशन ऑफ आईपीपी, ऑप्शन बी में है प्रमोशन ऑफ सेविंग बैंक्स, ऑप्शन सी में है प्रमोशन ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट और ऑप्शन नंबर डी में है प्रमोशन ऑफ स्टैम्प्स। तो जो डीडीएसवाई है या दीनदयाल स्पर्श योजना है वो प्रमोशन ऑफ स्टैम्प से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में है द कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर ओपनिंग फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट इज। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अगर कोई फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट के खाते को खुलवाना चाहता है या इस सेवा को लेना चाहता है, तो इसके लिए क्या शर्तें हैं। तो इसके लिए शर्त ये है कि जो अकाउंट है, फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट है, वो कम से कम 200 रुपये जमा करके खोला जाता है, यानी मिनिमम 200 रुपये से पीडीए जिसे फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं वो खोला जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर करेक्ट फॉर माई स्टैम्प्स, यानी कि जो माई स्टैम्प्स होती हैं उससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक में है द कॉस्ट ऑफ 1 सीट इज 300 रुपये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो कॉस्ट होती है एक सीट की वो 300 रुपये होती है। ऑप्शन नंबर बी में है 1 My stamp sheet contain 12 stamps with face value of each stamp being ₹10। तो इसकी जो एक सीट होती है जिसमें 12 माई स्टैम्प्स होते हैं, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये ना होकर के वो होती है 5 रुपये। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्वांटिटी ऑफ माई स्टैम्प सीट मैंडेटरी फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर फॉर कस्टमाइज माई सीट माई स्टैम्प्स इज। पूछा यह गया है 5 नंबर प्रश्न में कि अगर किसी कॉर्पोरेट कस्टमर को कस्टमाइज माई स्टैम्प्स की सीट्स लेनी हो तो उन्हें कम से कम कितनी मात्रा में माई स्टैम्प्स की सीट्स लेनी अनिवार्य है। यानी दूसरे तरीके से ये है कि अगर कोई कॉर्पोरेट कस्टमर माई स्टैम्प्स की सीट लेना चाहता है तो उन्हें कम से कम कितने मात्रा में माई स्टैम्प्स की सीट्स हैं वो लेनी होंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम से कम उन्हें 5000 सीट माई स्टैम्प्स की छपवानी ही पड़ेंगी या उन्हें वो लेनी ही पड़ेंगी, तब उनके जो ऑर्डर्स हैं माई स्टैम्प्स वाले वो लगेंगे, यानी मिनिमम ऑर्डर हो जाएंगे 5000। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द नेशनल फिलेटलिक म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस, यानी कि जो राष्ट्रीय फिलेटलिक म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन एक में है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी में है बॉम्बे, ऑप्शन सी में कोलकाता, ऑप्शन डी में चेन्नई।
तो जो नेशनल फिलेटेलिक म्यूजियम है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन प्लेस ऑर्डर ऑन इंडियन स्टैम्प एंड फिलेटली मटेरियल यूजिंग, यानी कि जो कस्टमर्स या जो ग्राहक जो के पूरे विश्व में है, अगर वो इंडियन स्टैम्प्स या इंडियन फिलेटली के मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं तो वो अपना ऑर्डर कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं या वो कहाँ से इंडियन स्टैम्प्स और फिलेटली के मटेरियल को परचेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में है कि द लिंक बाय स्टैम्प्स इन इंडिया पोस्ट वेबसाइट, यानी कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाने पर स्टैम्प्स में एक लिंक है बाई स्टैम्प्स, वहाँ से इन फिलेटली मटेरियल्स को या इंडियन स्टैम्प्स को खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में कि ई पोस्ट ऑफिस वेबसाइट, तो ई पोस्ट ऑफिस वेबसाइट पर भी इंडियन स्टैम्प्स और फिलेटली मटेरियल वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों जगह से कोई भी व्यक्ति इन ऑर्डर्स को जो कि इंडियन स्टैम्प्स और फिलेटली मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फिलेटेलिक ब्यूरो डील विद, 8 में पूछा गया है कि जो फिलेटेलिक ब्यूरो है वो किससे संबंधित है। तो जो फिलेटेलिक की जो ब्यूरो है वो कम्मेमोरेटिव स्टैम्प से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो इंडियाज फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प्स है वो कौन सी है। तो भारत की फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प्स है वो है स्टैंडर्ड डॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जो माई स्टैम्प का ब्रांड है, माई स्टैम्प इज द ब्रांड नेम फॉर पर्सनल सीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट, यानी कि ये माई स्टैम्प्स की डेफिनेशन है कि माई स्टैम्प एक ब्रांड नेम है। किसका ब्रांड नेम है? जो कोई पर्सनल सीट लेना चाहता है पोस्टेज स्टैम्प्स की इंडिया पोस्ट से, उसका जो ब्रांड नेम है उसका ब्रांड का नेम है माई स्टैम्प। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर इट्स चार्जेस फॉर कस्टमर फॉर अ सीट ऑफ 12 स्टैम्प्स ऑफ 5 रुपये डिनोमिनेशन। पूछा यह गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक सीट जो कि 12 स्टैम्प्स की है और उसकी जो वैल्यू है, एक की फेस वैल्यू 5 रुपये है, तो वो कितने रुपए की होगी, यानी कि उसको कितने रुपए चार्ज देने होते हैं कस्टमर को, ये पूछा गया है। प्रश्न कितना सा है ये फिर से जान लेते हैं। प्रश्न ये था कि 12 स्टैम्प्स की एक सीट है जिसका फेस वैल्यू है 5 रुपये, तो उसके भुगतान के लिए कितने रुपए देने होंगे, ये प्रश्न है सिंपल सा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा 300 रुपये एक सीट के भुगतान करने होंगे, जिस पर 12 स्टैम्प्स होंगी और प्रत्येक का फेस वैल्यू होगा 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ फिलेटेलिक्स द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है सेट अप, यानी कि जो फिलेटेलिक्स हैं, जो लोग फिलेटली में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं जो लोग, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ऐसा कौन सा सेटअप है या कौन सा ऐसा फैसिलिटी है जहाँ से जो फिलेटेलिक्स हैं उनकी ज़रूरतों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पूरा करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग फिलेटेलिक्स की ज़रूरतों को फिलेटेलिक्स ब्यूरो से, जो फिलेटेलिक ब्यूरोक्स हैं वहाँ से उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये कहाँ पर स्थित होती हैं? ये कुछ जो निश्चित पोस्ट ऑफिस है, जो प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस हैं, वहाँ से इनकी जो ख्वाहिशें हैं या जिनकी जो रुचि है या इनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ पर्सनल सीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट, यानी कि जो पर्सनलाइज्ड सीट्स होती हैं पोस्टेज स्टैम्प्स की जो कि इंडिया पोस्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, तो उनका जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उस ब्रांड नेम को कहते हैं माई स्टैम्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और इसी नोट पर करते हैं इस वीडियो को अंत में, और ये है एंड इस वीडियो का। छोटा सा टॉपिक था, क्वेश्चंस भी कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आपको आंसर आना चाहिए। ऐसे प्रयास के साथ वो वीडियोस बनाई गई थी
और अब इसके बाद में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टीम इनसाइड इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं। अब देखते हैं कि टीम ने कैसे प्रश्न बनाए हैं। ये तो थे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टीम ने कैसे प्रश्न बनाए थे और उनके क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। प्रश्न थोड़े से कम पूछे गए थे क्योंकि टॉपिक भी छोटा है। और अब देखते हैं कि टीम ने जो एमसीक्यू बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टीम के द्वारा बनाए गए हैं। टॉपिक फिर से वही है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है स्टैम्प्स, और ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में भी है। तो देखते हैं टीम ने कैसे प्रश्न बनाए हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर पोस्टेज इन इंडिया यानी कि भारत में पेपर पोस्टेज की शुरुआत कब हुई। ये पहला प्रश्न है। तो भारत में पेपर पोस्टेज की शुरुआत है वो 1852 यानी कि सन 1852 में हुई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पेपर पोस्टेज की शुरुआत सन 1852 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स आर, यानी कि स्टैम्प्स कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैम्प्स होते हैं दो प्रकार के, पहला है कमर्मेटिव स्टैम्प्स और दूसरा होता है डेफिनेटिव स्टैम्प्स। तो कमर्मेटिव स्टैम्प्स को हिंदी में कहते हैं स्मारक स्टैम्प्स और डेफिनेटिव स्टैम्प्स को कहते हैं नियमित स्टैम्प्स। तो दो प्रकार के स्टैम्प्स होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी आर द टाइप्स ऑफ द स्टैम्प्स। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि कमर्मेटिव स्टैम्प्स आर अवेलेबल ऑन, यानी कि जो स्मारक स्टैम्प्स है ये कहाँ पर उपलब्ध होती हैं या ये सुविधा कहाँ पर है। तो ऑप्शन एक में है फिलेटेलिक ब्यूरेक्स एंड फिलेटेलिक काउंटर, ऑप्शन बी में है फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी। तो जो स्मारक स्टैम्प्स है वो हमें फिलेटेलिक के ब्यूरेक्स पर और फिलेटेलिक के काउंटर पर भी मिलती है, और ये हमें PDA यानी कि फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट की जो स्कीम है उसके तहत भी हमें स्मारक स्टैम्प्स मिल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर चार में है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेफिनेट स्टैम्प्स आर, यानी कि नियमित स्टैम्प्स से संबंधित सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन एक में है कि यूज्ड फॉर डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस, यानी कि जो डेफिनेटिव स्टैम्प्स हैं उन्हें डे टू डे पोस्टल मेलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि असेंडिंग डिनोमिनेशन फ्रॉम 25 पैसा ऑनवर्ड, यानी कि इसकी जो डिनोमिनेशन है वो 25 पैसे से ऊपर है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है बोथ ए एंड बी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर पाँच में है कि मिंट स्टैम्प्स आर अवेलेबल एट, यानी कि जो मिंट स्टैम्प्स होती हैं वो कहाँ पर उपलब्ध होती हैं। मिंट स्टैम्प्स को दूसरे शब्दों में कहते हैं अनयूज्ड स्टैम्प्स, यानी कि जो स्टैम्प्स जो कि यूज नहीं की गई हो। तो मिंट स्टैम्प्स कहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो मिंट स्टैम्प्स फिलेटेलिक्स ब्यूरोक्स के अलावा फिलेटेक्स के काउंटर्स पर भी उपलब्ध होती हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा निर्धारित जो काउंटर होते हैं उन पर ये हमें सुविधा मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बोथ ए एंड बी आर ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि फिलेटेलिक मटेरियल अवेलेबल एट फिलेटेलिक ब्यूरोक्स आर, इनके जो फिलेटेलिक ब्यूरोक्स है उस पर फिलेटेलिक का कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध होती हैं। तो फिलेटेलिक ब्यूरोक्स पर हमें मिंट स्टैम्प्स के साथ साथ में, यानी कि अनयूज स्टैम्प्स के साथ साथ कमर्मेटिव स्टैम्प्स भी मिलती हैं और फर्स्ट डे के कवर भी मिलते हैं और ब्रोशर भी हमें मिलती हैं। यानी कि ये फिलेटेलिक की सामग्री है वो फिलेटेलिक्स के ब्यूरोक्स पर हमें मिल सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ऑथराइज ऑफिस सेल ओनली, यानी कि वे ऑफिस जिनको इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है तो वो क्या क्या बेच सकते हैं। तो वो कमर्मेटिव स्टैम्प्स जो कि स्मारक स्टैम्प्स भी कहते हैं, इनके साथ साथ में स्पेशल स्टैम्प्स, ब्लैंक फर्स्ट डे कवर और ब्रूशर इत्यादि बेच सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑथराइज ऑफिस कमर्मेटिव स्टैम्प्स
स्पेशल स्टेप्स के साथ साथ में ब्लैंक फर्स्ट डे कवर और ब्रूसर बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज में पूछा गया कंडीशन फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ स्टेम्स इमेजेस आर, यानी कि स्टेम्स की जो छवि है, इमेज है, उसको दोबारा बनाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि दोबारा रिप्रोड्यूस किया जाए अगर स्टेम्स की इमेज को तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो ऑप्शन 1 में है कि फॉर कलर स्टेम्स परमिशन ऑफ डीजी ऑफ पोस्ट मस्ट, यानी कि कलर स्टेम्स को अगर रिप्रोड्यूस करना है तो उसके लिए डायरेक्टर जनरल की जो डीजी पोस्ट होते हैं, डाक विभाग के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, उनकी परमिशन अनिवार्य होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि रिप्रोडक्शन इन स्मॉलर और लार्जर साइज, यानी कि अगर कोई स्टेम्स जो कि ऑर्डिनल स्टेम्स इस तरीके की है, या तो इससे छोटी साइज की स्टेम्स या इससे बड़ी साइज की स्टेम्स ही द्वारा रिप्रोड्यूस की जाएगी। सेम साइज की जो इमेज है, स्टेम्स की जो साइज है, उस साइज का स्टेम्स द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, या तो उससे छोटा होना चाहिए साइज या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम। नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम से संबंधित सही कथन को चुनना है, तो राष्ट्रीय फिलाटेलिक म्यूजियम के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन 1 में लोकेटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ डाक भवन सिंस 2011, यानी कि जो नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम है वो भारत जो इंडिया पोस्ट है, भारतीय डाक विभाग है, उसका जो डाक भवन है उसका जो ग्राउंड फ्लोर पर है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, ये डाक भवन का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर स्थित है। और कब से स्थित है, 2011 से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि माई स्टैम्प्स प्रिंटिंग फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल, यानी कि नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम में जो माई स्टैम्प्स की जो फैसिलिटी है वो भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी में है कि एक्सेप्ट पोस्टल एंड नेशनल हॉलीडेज ऑपरेशन 24/7, यानी कि भारतीय डाकघर की छुट्टियों को छोड़ करके और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़ करके ये जो म्यूजियम है वो 24/7 काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट 1 सीट ऑफ माई स्टैम्प्स, यानी कि माई स्टैम्प्स की जो एक सीट होती है उससे संबंधित सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि 1 सीट कंटेन्स 12 स्टैम्प्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है ईच स्टैम्प्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपये, ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है कि प्रत्येक स्टैम्प्स की जो वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, वो 5 रुपये होती है। ऑप्शन नंबर सी में है कॉस्ट ऑफ 1 सीट इज 300, यानी कि 12 स्टैम्प्स की सीट जिसकी प्रत्येक स्टैम्प की वैल्यू 5 रुपये है, उसकी कॉस्ट एक सीट की होती है 300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट कंडीशन ऑफ कस्टमाइज माई स्टैम्प, यानी कि माई स्टैम्प्स को कस्टमाइज करने की शर्तों से संबंधित सही कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में मिनिमम 5000 सीट्स प्रिंटेड, यानी कि कम से कम 5000 सीटों को प्रिंट करवाना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि 20% डिस्काउंट फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि 20% की छूट दी जाती है कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, जो कॉर्पोरेट के ग्राहक होते हैं उनको। ऑप्शन नंबर सी में है कि मोर ऑर्डर इन मल्टीपल ऑफ 5000, यानी कि अगर 5000 से ज़्यादा अगर किसी को ऑर्डर करने हैं तो वो 5000 के गुणक में ही उनको ऑर्डर करने होंगे, यानी कि 5000 के बाद में अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो +5000 ही कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई चाहे कि 7000 उनकी माई स्टैम्प्स की सीट्स हैं वो प्रिंट कर दी जाए तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि उनकी की जाएगी 5000 के मल्टीपल में। तो 5000 × 1, 5000 × 2, यानी कि कम से कम 5000, उसके बाद में 10000, फिर 15000, इस तरीके से इनकी सीट्स को प्रिंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर कि सभी कथन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बिफोर 1852 कॉपर टोकन्स वर इंट्रोड्यूस फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन विच ईयर, यानी कि डाक भुगतान के लिए 1852 से पूर्व तांबे के टोकन इस्तेमाल किए जाते थे, यानी कि 1852 से तांबे के टोकन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इससे पूर्व किस वर्ष शुरू किए गए थे, यानी कि डाक भुगतान के लिए 1852 से पहले
जो तांबे के टोकन यूज किए जाते थे वो किस वर्ष से शुरू किए गए? बिफोर 1852 कॉपर टेकन वर इंट्रोड्यूस फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन विच ईयर? प्रश्न ये है कि 1852 से पहले, 1852 से पहले जो के तांबे के टोकन पेमेंट के लिए यूज किए जाते थे, पोस्टेज के पेमेंट के लिए, डाक भुगतान के लिए यूज किए जाते थे कॉपर के टोकन। तो ये कॉपर के टोकन्स हैं, ये किस वर्ष में इंट्रोड्यूस किए गए? प्रश्न ये है सिंपल सा कि तांबे के टोकन किस वर्ष से शुरू किए गए डाक भुगतान के लिए? तो डाक भुगतान के लिए तांबे के जो टोकन है, कॉपर के जो टोकन है वो 1774 यानी कि 1774 1774 से शुरू किए गए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 1852 के बाद में तांबे के टोकन बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट ऑन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया है। तो ये प्रश्न जीके में भी बन सकता है और ये यहाँ पर भी बन सकता है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 9 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि माई स्टैम्प्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फिलेटेलिक एग्जीबिशन। पहली बार माई स्टैम्प्स को विश्व फिलेटेलिक प्रदर्शनी में कब शुरुआत की गई? यानी कि माई स्टैम्प्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ल्ड फिलेटेलिक एग्जीबिशन में? तो वर्ल्ड फिलेटेलिक एग्जीबिशन में, विश्व फिलेटेलिक प्रदर्शनी में माई स्टैम्प्स को 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि इंडिपेक्स 2011। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में एक डोमेस्टिक फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट, जिसे PDA अकाउंट भी कहते हैं, सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम। फिलेटेलिक का जो जमा खाता प्रणाली है वो कब से प्रभारी रूप में आया, यानी उसे कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो डोमेस्टिक फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट को 1 अगस्त 1965 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि PDA सिस्टम वर्क्स एट फिलेटली डिपॉजिट खाता प्रणाली कहाँ काम करते हैं? ये सिस्टम कहाँ पर काम करता है? तो ये सिस्टम काम करता है ऑल फिलेटेलिक ब्यूरो इन इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में है कि फिलेटेलिक काउंटर्स आर फंक्शनिंग एट। तो फिलेटेलिक के काउंटर्स हैं वो कहाँ पर फंक्शनिंग करते हैं, कहाँ पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं प्रत्येक हेड ऑफिस में, यानी कि सभी हेड ऑफिस में फिलेटेलिक के काउंटर उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि PDA फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ। फिलेटेलिक का जो जमा खाता है वो न्यूनतम कितने राशि से खोला जा सकता है? तो फिलेटेलिक का डिपॉजिट अकाउंट है, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट मिनिमम 200 रुपये से खोला जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में PDA ओपन इन फिलेटेलिक जमा खाता किस रूप में खोला जाता है? तो फिलेटेलिक का जो जमा खाता है वो बाई कैश, बाई मनी ऑर्डर और बाई चेकबुक या ड्राफ्ट, तीनों चारों रूप में खोला जा सकता है। यानी कि इसे हम कैश से भी खोल सकते हैं, मनी ऑर्डर से भी खोल सकते हैं, चेक से भी खोल सकते हैं, ड्राफ्ट से भी खोल सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तरीकों से खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है व्हाट इज फिलेटली? फिलेटली क्या है? तो फिलेटली कलेक्शन और स्टडी है पोस्टेज स्टैम्प्स का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में डील्स विद कलेक्शन, एप्रिसिएशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज ऑन स्टैम्प। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि ये डील करता है कि स्टैम्प्स को इकट्ठा करने से, एप्रिसिएशन करने से और उस पर रिसर्च की जितनी भी गतिविधियां हैं ये इससे भी संबंधित है और अदर रिलेटेड फिलेटेलिक प्रोडक्ट से भी संबंधित है। यानी फिलेटेली का कलेक्शन जो संबंध है वो कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स के अलावा ये डील भी करता है कलेक्शन और एप्रिसिएशन और रिसर्च एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो फिलेटेली के प्रोडक्ट हैं उनसे भी ये संबंध रखता है। इसलिए फिलेटेली में तीनों चीज़ें काउंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि DDSY फॉर क्लास कैटेगरी ऑफ, यानी कि जो दीनदयाल स्पर्श योजना है वो किस कक्षा वर्ग के लिए है? तो दीनदयाल स्पर्श योजना एक स्कॉलरशिप योजना है जो लोग स्टैम्प्स में रुचि रखते हैं उनके लिए।
और ये 6 to 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप इज टू बी दीनदयाल स्पर्श योजना की छात्रवृत्ति राशि क्या है। तो दीनदयाल स्पर्श योजना में जो लोग इसके लिए सेलेक्ट किए जाते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की जो राशि है वो है 500 पर मंथ, यानी कि 6000 पर एनम, यानी कि एक साल के 6000 रुपये और एक महीने का 500 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्टैम्प, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता स्टैम्प से संबंधित सही कथन को चुनना है। तो जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्टैम्प्स है वो 1947 में इशू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि 3 इन नंबर, यानी कि ये 3 स्टैम्प्स थी, और ये 3 स्टैम्प कौन कौन सी थी, एक तो था राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम, यानी कि राष्ट्रीय स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, और राष्ट्रीय फ्लैग यानी कि हमारा ध्वज तिरंगा, और एन एयरक्राफ्ट यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। इन तीनों को इन पर उकेरा गया था, यानी कि इन तीनों को इशू किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट फर्स्ट इंडिया पोस्टेज स्टैम्प, यानी कि प्रथम पोस्टेज स्टैम्प से संबंधित सही कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में है कि 1854 इंडिया पोस्टेज टू ईस्ट इंडिया पोस्टेज, यानी कि इंडिया पोस्टेज है वो ईस्ट इंडिया पोस्टेज कब बनी, 1854 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी में है इन 1882 इंडिया पोस्टेज, यानी कि इंडिया पोस्टेज का जो नाम है वो कब तक चला, वो 1854 से 1882 तक चलता है, और इसका नाम जब भारत या इंडिया कब पड़ा तो वो पड़ा था 1962 में, यानी कि इंडिया पोस्टेज कब से कब तक चला इसका नाम, इसका चला 1882 से 1962 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में फ्रॉम वेयर अ पर्सन कैन बाई अ स्टैम्प, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि स्टैम्प्स यानी कि फ्लैटली मटेरियल्स को खरीदना चाहता है तो वो कहाँ से खरीद सकता है। तो वो खरीद सकते हैं इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर एक लिंक है बाई स्टैम्प्स के नाम से, यानी कि उनको सेक्शन में जाना है स्टैम्प्स वाले में, और स्टैम्प सेक्शन में एक ऑप्शन होता है बाई स्टैम्प्स, तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि पोस्ट ऑफिस वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, यानी कि एक वेबसाइट है ई पोस्ट ऑफिस के नाम से, वहाँ से भी खरीद सकते हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद। इसी के साथ में टीम के बनाए हुए सारे प्रश्न खत्म होते हैं।